नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आदित्य मिश्रा अपने चैनल शिक्षा संगम पर आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारे कई छात्रों के कमेंट आए हुए थे कि सर ल्यूसेंट को थोड़ा सा स्टार्ट करें, आप ल्यूसेंट पढ़ाएं। तो ल्यूसेंट में हमारी जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान अभिषेक सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, और जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी आपको हमारे द्वारा पढ़ाई जाएगी, आदित्य सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। तो हम आपको बायोलॉजी जो पढ़ाएंगे उसको लूसेंट के साथ में 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर तक जो तुम्हारी एनसीईआरटी होती है, उस एनसीईआरटी को ल्यूसेंट के साथ में मिक्स करके बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो एक भी क्वेश्चन आपका बचकर जाने नहीं पाएगा, इतनी सी बात है। एक भी प्रश्न को हम यहां से जाने नहीं देंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है हम बायो को पढ़ेंगे, एक एक शब्द के बारे में हम उसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। और जो भी बिगिनर्स हैं जिनको बायोलॉजी में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल एवं सुगम भाषा के साथ में बायोलॉजी को अपने जीवन में उतार सकते हैं, या बोल सकते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आइए बायोलॉजी को आज हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं बच्चों? जीव विज्ञान। तो बायो शब्द जो है, ये दो बायोलॉजी शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो हमारा है बायो, एक तो हमारा है बायो, और लॉगी से बना हुआ है लॉगस। क्या बना हुआ है? लॉगस। क्या बना हुआ है हमारा? लॉगस। तो बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब क्या होता है? जीवन। बायो का मतलब क्या होता है बच्चों? जीवन। तो बायो का मतलब क्या होता है हमारा? जीवन। और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है बच्चों? अध्ययन। तो बायोलॉजी, तो बायो लॉगस इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो बायो का मतलब होता है जीवन और लॉगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। तो जीवन का जिसमें अध्ययन किया जाए या जीवों का जिसमें अध्ययन किया जाए वो हमारी कौन सी शाखा होती है? बायोलॉजी। पूछा जाए बायोलॉजी के जनक कौन है? क्या पूछा जाए कि बायोलॉजी के जनक कौन है? जनक, तो जनक हमारे कौन है इसके? अरस्तु। कौन है? अरस्तु जो है ये हमारे बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के जनक हैं। जीव विज्ञान के जनक हैं। सबसे पहले अरस्तु ने ही जो है जीवों को दो भागों में विभाजित किया। पूछा जाए जीवों को दो भागों में किसने विभाजित किया, तो अरस्तु ने विभाजित किया। किसने किया? अरस्तु ने किया। और अगर पूछ लिया जाए कि जो जीव विज्ञान शब्द है, ये जो जीव विज्ञान शब्द आया, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? किसका प्रयोग? तो शब्द का प्रयोग। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेवेरनस किसने किया बच्चों? तो लैमार्क एवं ट्रेवेरनस नाम के दो वैज्ञानिक थे। कौन थे? लैमार्क एवं ट्रेवेरनस। ठीक है। तो लैमार्क एवं ट्रेवेरनस नाम के जो हमारे वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में। और जीव विज्ञान के जो जनक है हमारे, वो कौन है? अरस्तु। इतनी बातें हमारे अकॉर्डिंग आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अब ये जो लैमार्क एवं ट्रेवेरनस थे, इन्होंने 1801 में कब किया था? तो 1801 में किया था। 1801 में किया था, ये पूछा नहीं जाता है। और ये जर्मनी के निवासी थे, मतलब वैज्ञानिक थे। ये कहां के थे? जर्मनी के। कहां के थे? जर्मनी के थे। तो इतनी बातें मेरे अनुसार सभी को समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद में जो जीव विज्ञान था, इसको अरस्तु के द्वारा दो भागों में विभाजित कर दिया गया। जीव विज्ञान शब्द या जो जीव विज्ञान के अंतर्गत जो जीव थे, जीव विज्ञान के अंतर्गत जो आने वाले जीव थे, इनको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। किसके द्वारा? तो अरस्तु के द्वारा। कौन कौन से? तो एक तो था हमारा जंतु विज्ञान। एक हमारा क्या था बच्चों? जंतु विज्ञान। और अगर हम
हम दूसरे की बात करते हैं तो हमारा क्या था बच्चों, वनस्पति विज्ञान। क्या था बच्चों, वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत आने वाले हम समस्त जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों, जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं बच्चों, बॉटनी। बोले यहां तक सारी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके बाद में जो जंतु विज्ञान है इसके जनक कौन है, ये कई बार पूछा गया है। तो अरस्तु ने जब इसको दो भागों में विभाजित किया तो उसके बाद में इन्होंने जंतुओं के बारे में बताया। तो जंतुओं के बारे में जब बताया तो इसके जनक कौन हो जाएंगे, हमारे अरस्तु। पूछा जाएगा जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है। और अगर पूछ लिया जाए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, क्या पूछा जाए बच्चों कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रास्टस। कौन है बच्चों, थियोफ्रास्टस। जो थियोफ्रास्टस नाम के वैज्ञानिक थे वो जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। जनक का मतलब क्या होता है कि पिता, फादर, जिसने सबसे पहले उस विषय के बारे में लोगों को बताया, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फादर, पिता, जनक। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं जो अरस्तु की पुस्तक थी, अरस्तु की जो पुस्तक थी उसका नाम था हिस्टोरिका एनिमिलिया या हिस्टोरिका एनिमिलियम। हिस्टोरिका एनिमिलियम, हिस्टोरिका एनिमिलियम। ये सब ल्यूसेंट में आपको नहीं मिलेगा, ये सब एडिशनल पॉइंट है। जो हमारी जो है एनसीईआरटी बुक्स हैं 9th से लेकर 12th तक, ये कंटेंट उसमें है थोड़ा सा। तो हम जो है आपको एनसीईआरटी के साथ में ल्यूसेंट खत्म कराएंगे, मतलब इसको अपडेट वर्जन से बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम पढ़ाएंगे। तो बच्चों आप बस साथ देते रहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिए अगर आपको पसंद आती वीडियो तो। अब थियोफ्रास्टस जो है इनकी पुस्तक कौन सी है, पूछा जाता है थियोफ्रास्टस की पुस्तक कौन सी है, तो इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। अच्छा आपने बच्चों ध्यान दिया होगा, हिस्टोरिका यहाँ पर भी है, हिस्टोरिका यहाँ पर भी है। एनिमल से होता है जंतु या जानवर जो होते हैं, और हिस्टोरिका प्लांटेरम कौन सी है, प्लांटेरम। तो हिस्टोरिका प्लांटेरम, प्लांट से हो गया पौधे, तो मतलब थियोफ्रास्टस ने जो इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरम। बताइए मेरे बच्चों सभी को यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, सभी को समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो एक थोड़ा सा जीएस से कोरिलेट करते हैं कि ऐसे ही बता देता हूं मौखिक रूप से कि जो हमारे महात्मा गांधी थे, पूछा जाता है महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और यदि बात की जाए कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनके राजनैतिक गुरु कौन थे, तो एम.जी. रनाडे थे। कौन थे, एम.जी. रनाडे थे। और जो उनके गुरु थे वो अरस्तु थे। अरस्तु जो है इनको अर्थशास्त्र का भी जनक कहा जाता है, लेकिन भारतीय अर्थशास्त्र जनक की अगर बात की जाएगी तो वो हमारे चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं। ठीक है, उन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न भी कई बार आया है, तो विष्णुगुप्त। ठीक है, कौटिल्य। इतनी चीजें बच्चों आप सभी को मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो गई होंगी, इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके बाद में हम जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण, चलिए बात कर लेते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण की। तो जीवधारियों का वर्गीकरण, तो जीवधारियों का वर्गीकरण, तो जो जीवधारी होते हैं इसका वर्गीकरण हमारे जो कैरोलस लीनियस हैं, कैरोलस लीनियस, इनको क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कहते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता। जीवधारियों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, तो कैरोलस लीनियस के द्वारा। कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया, कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको क्या कहा जाता है, तो आधुनिक वर्गीकी का पिता। क्या कहते हैं बच्चों, आधुनिक
आधुनिक वर्गीकी का पिता या वर्गीकरण का पिता या आधुनिक वर्गीकरण का पिता, यहाँ पे वर्गीकरण लिखा है, ठीक है। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्गीकरण का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने बच्चों क्या किया कि जितने भी जीव थे उनके दो भागों में उनको जो है बताया। इन्होंने बताया जो उसका प्रथम पद होगा उसको वंश कहेंगे, उसको वंश कहेंगे। कहने का मतलब है जो जैसे हम कहते हैं होमो सेपियंस, तो होमो क्या है? उसका वंश है। होमो क्या है बच्चों? उसका वंश है। और जो सेपियंस है उसकी क्या है? प्रथम पद उसके वंश को तथा द्वितीय पद उसकी जाति को दर्शाता है। तो अब सेपियंस क्या है? जाति है। क्या है बच्चों? जाति है। तो ये दो चीजें आपको बच्चों अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि कैरोलस लिनियस जो थे इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है और इनके द्वारा दो भाग कौन कौन से विभाजित किए गए? तो प्रथम पद उसके वंश को, समस्त जीवों को, प्रथम पद उसके वंश को तथा द्वितीय पद उसकी जाति को प्रदर्शित करता है, ऐसा इन्होंने बताया। अच्छा, इसके पहले जो हमने ये भी पढ़ा है कि जो जीव विज्ञान है उसमें भी अरस्तु ने इसको दो भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में बच्चों? तो दो भागों में विभाजित किया था, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो इन्होंने भी दो भागों में विभाजित किया था। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? लेकिन आधुनिक वर्गीकरण जो किया किसने किया? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा आधुनिक वर्गीकरण किया गया। यही पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि कैरोलस लिनियस की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो कैरोलस लिनियस की पुस्तक है सिस्ट्रेमा नेचुरी। क्या नाम है बच्चों? सिस्ट्रेमा नेचुरी। अगर पूछ लिया जाए सिस्ट्रेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसकी है, तो सिस्ट्रेमा नेचुरी नामक जो पुस्तक है वो कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई। यहां तक मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए हम क्या पढ़ते हैं। आइए थोड़ा सा डस्टर ये रहा, तो हमने इतना पढ़ लिया। ठीक है, सभी को समझ में आया इतना अच्छे से? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहां से पांच जगत वर्गीकरण। पांच जगत वर्गीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जाता है? पांच जगत वर्गीकरण। ये जो आपकी बायो है, बायोलॉजी की नींव है। ये पांच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? यही सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंट है। पांच जगत प्रणाली, ये भी कहीं कहीं मिलेगा। पांच जगत वर्गीकरण या पांच जगत प्रणाली जो है ये R.H. व्हिटेकर ने बताया। R.H. व्हिटेकर किसके द्वारा दिया गया? तो R.H. व्हिटेकर के द्वारा पांच जगत वर्गीकरण दिया गया। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये पांच जगत वर्गीकरण दिया गया और ये पांच जो जगत हैं ये कौन कौन से हैं? ठीक है, अब इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पांच जगत हैं इसमें सबसे पहला जगत हमारा आता है मोनेरा जगत। कौन सा आता है बच्चों? मोनेरा जगत, इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा आता है प्रोटिस्टा जगत। क्या आता है बच्चों? प्रोटिस्टा जगत। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत। तीसरा हमारा आता है कवक जगत या कवक। चौथा हमारा आता है प्लांटी। कौन सा आता है बच्चों? प्लांटी। और जो पांचवा हमारा आता है वो हमारा है एनीमिलिया। क्या आता है बच्चों? एनीमिलिया। तो आशा करता हूं ये आपको नाम याद होगा होंगे। पहला क्या हमारा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनीमिलिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? अब इसके बाद में क्या होगा? तो हमने बात किया कि पांच जगत वर्गीकरण में R.H. व्हिटेकर ने कब किया? तो 1969 में, अर्थात गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद। तो R.H. व्हिटेकर ने पांच जगत वर्गीकरण दिया। मोनेरा जगत जो होता है इसमें एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव रखे गए हैं। कैसे जीव हैं? तो एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव हैं।
एक कोशिकी का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, ये सारे जीव जो हैं ये कैसे हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। समझ में आई बात? जिनका शरीर का निर्माण केवल एक ही कोशिका से होता है तो वो हमारे एक कोशिकीय होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, जब हम सेल पढ़ाएंगे तब बताएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो सेल होती है इसमें होता है केंद्रक। कैरियोटिक का मतलब ही होता है केंद्रक, जिसमें केंद्रक कला, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये डेवलप विकसित अवस्था में होगी, वो यूकैरियोटिक। और जो पहली कोशिकाएं स्टार्टिंग में जो हुई थी तो वो हमारी कैसी थी, प्रोकैरियोटिक। कैसी थी, प्रोकैरियोटिक, मतलब उनमें केंद्रक कला पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। कहीं पर भी अगर यू शब्द मिल जाता है, यू शब्द मिल जाता है तो यू का मतलब ही होता है सत्य। क्या मतलब होता है बच्चों, सत्य। और इसमें भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो बस पेपर में यही पूछता है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव किसमें होते हैं, तो मोनेरा। पूछा जाएगा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक किसमें होते हैं, तो प्रोटिस्टा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल पूछ लेता है कि जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करेगा कि जो नीली हरी शैवाल है, क्या बच्चों, नीली हरी शैवाल है, ये किसमें आती है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। नीली हरी शैवाल, यही क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। प्लस कुछ जीवाणु भी होते हैं, क्या होते हैं, कुछ जीवाणु भी होते हैं, कुछ जीवाणु। साइनोबैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया, जैसे हमारे क्या होंगे, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। तो इस तरीके से मतलब जो होते हैं ये हमारे क्या है, यहां से क्वेश्चन नीली हरी शैवाल वाला ज्यादा पूछा गया। तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव हमारे मोनेरा में होते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हमारे किसमें होते हैं, तो प्रोटिस्टा में। अब कवक की बात करते हैं, तो जो कवक होते हैं ये होते हैं बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। ये समझ लीजिए एक एक लाइन से एक एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर बात करें बहुकोशिकीय जीव किसमें होते हैं, तो कवक में, पौधों में, प्लांटी और एनीमिलिया में बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो अगर बहुकोशिकीय जीवों की बात करते हैं तो कवकों में हमारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं, पहली चीज हो जाती है। दूसरी चीज, एकमात्र जो एक कोशिकीय कवक होता है, एक ही होता है एक कोशिकीय कवक, वो हमारा कौन सा है, यीस्ट। कौन सा होता है, यीस्ट। यीस्ट नामक जो कवक होता है ये एक कोशिकीय होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछा जाता है। फिर दूसरा है क्वेश्चन ये आएगा कि जो कवक होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं, क्लियर हो गया। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई प्रश्न पत्र में पूछा गया है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों, काइटिन की। पूछा जाता है कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, कवकों की, तो काइटिन की। अगर पूछ ले पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की। और यह भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, काइटिन। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्लांटी। प्लांटी के अंतर्गत सभी पौधे आते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, प्लांटी का मतलब है पौधे, यहां से ले लो। तो जितने भी पौधे होंगे वो किसमें आएंगे बच्चों, प्लांटी में। तो जितने भी पौधे होते हैं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो बहुकोशिकीय। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। और इसमें क्या होता है, तो हमारा हरित लवक पाया जाता है। पौधों में हरित लवक होता है ना, हरा कलर जो उसमें दिखता है, पौधे का हरा रंग जो दिखता है वो किसके कारण होता है, तो हरित लवक के कारण। यहां तक सारी चीजें क्लियर। अगर पूछा जाए कि जो पौधे होते हैं हरित लवक, बहुकोशिकीय, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। ये भी पूछा जाता है कि सेलुलोज की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, क्या चीज है, तो कोशिका भित्ति। सेलुलोज की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो प्लांटी मतलब पौधों की। और एनीमिलिया में भी हमारे जीव कैसे होते हैं, तो ये बहुकोशिकीय होते हैं और इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, सेलुलोज नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। यहां तक आशा करता हूं सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये जो प्लांटी जगत है, प्लांटी जगत है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो प्लांटी जगत है यह आपका ल्यूसेंट में नहीं है, यह आपका एनसीईआरटी बुक का है।
तो जो प्लांटी जगत है इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हमारा क्या है, तो पादप सम। कौन सा, पादप सम, मतलब ऐसे पौधे भी हैं जो एक कोष की यूकैरियोटिक है, ऐसे पौधे एक कोष की पौधे भी हैं। और यही प्रश्न पिछली बार टेट में पूछा गया है। तो पादप सम, कवक सम और अंतिम हमारा है जंतु सम। क्या है हमारा, जंतु सम। तो जो पादप सम होता है इसको भी इसमें हमने पढ़ लिया। पादप सम में ये क्या होंगे, इसमें हरित लवक होगा, हरित लवक उपस्थित, हरित लवक उपस्थित। और ये कैसे होंगे, तो एक कोष की होंगे, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। तो जो पादप सम होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पादप सम को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो पहला हमारा है डायटम, डायटम डायनोफ्लैजलेट, डायनोफ्लैजलेट, डायटम डायनोफ्लैजलेट, डायटम डायनोफ्लैजलेट, और आता है हमारा यूग्लिना। इतनी चीजें क्लियर हो गई, डायटम डायनोफ्लैजलेट यूग्लिना। कवक के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। ये क्या होता है, कवक हमारे कैसे होते हैं, पूछा जाए मृतोपजीवी। कैसे होते हैं, तो मृतोपजीवी। हमने क्या बात किया, कवक जो होते हैं मृतोपजीवी। अब यहाँ पर जंतु सम जो होते हैं इनको भी 4 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से विभाजित किया गया, सब याद नहीं कर रहा, बता रहे कहां से क्वेश्चन बनेगा। जो जंतु सम होते हैं इनको भी 4 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से, जूफ्लैजलेटा, जूफ्लैजलेटा, सिलिएटा, जूफ्लैजलेटा, सिलिएटा, सार्कोडिना, सार्कोडिना, और अंतिम आता है स्पोरोजोआ। किस कौन सा आता है, स्पोरोजोआ। जितने भी स्पोरोजोआ के अंतर्गत जीव आते हैं एक कोष की, जितने भी जंतु आते हैं ये सभी के सभी परपोषी होते हैं। पूछा जाए ऐसा कौन सा जगह था, इससे जो क्वेश्चन बना यही बना है कि वो कौन सा समूह है जिसमें सभी परपोषी परजीवी आते हैं, परपोषी नहीं सॉरी परजीवी। सभी कैसे होते, पैरासाइट्स, मतलब कैसे होते हैं, परजीवी। इसके अंतर्गत आने वाले सभी जीव कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, परजीवी, पैरासाइट। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब डायटम क्या होता है, तो डायटम वो होता है कि ये समुद्र में पाया जाता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, डायटम होता है, इसके जो चारों ओर लेयर होती है ये होती है सिलिका डाइऑक्साइड, SiO2 की। सिलिका डाइऑक्साइड की परत होती है, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं पौधे। अब क्या होते हैं, जब ये समुद्र की तलहटी में खराब हो जाते हैं तो इससे बनती है डाई एटामी मृदा। पूछा जाता है डाई एटामी मृदा का निर्माण होता है या डायटम्स के द्वारा किस मृदा का निर्माण होता है, तो डाई एटामी मृदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाई एटामी मृदा का निर्माण किससे होता है, तो डायटम से होता है। अच्छा, ये जितने भी पादप हैं तो ये हरे होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सारे पॉइंट याद रखना, पादप सम के अंदर हरित लवक सब में पाया जाएगा। तो डाई एटॉमिक मृदा का निर्माण किसके द्वारा होता है, इसी के द्वारा होता है। इसके चारों लेयर कौन सी होती है, सिलिका डाइऑक्साइड की होती है। पूछा यह जाता है, या तो पूछेगा डायटम के द्वारा कौन सी मृदा का निर्माण होता है, तो डाई एटॉमिक मृदा। या फिर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो लड़कियां होती हैं, जो ब्यूटी पार्लर में जो सामान बनता है बढ़िया पाउडर लाली लिपस्टिक वाला, तो वो किससे बनता है, तो इसी डाई एटॉमिक मृदा से। जो लैक्मी होता है, लैक्मी का कार्य, महंगे महंगे प्रोडक्ट, बहुत ही महंगा प्रोडक्ट में यूज होता है। पॉलिश जो जूतों की बनती है वो भी इसी से बनती है, डाई एटॉमिक मृदा से। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं डायनोफ्लैजलेट, डायनोफ्लैजलेट में क्या होता है, ये भी प्रकार का पौधा होता है और ये कुछ इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, ये फ्लैजिला निकले होते हैं। अब फ्लैजिला निकले होते हैं तो ये क्या होता है, ये क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, फ्लैजिला। इसको क्या कहते हैं, फ्लैजिला। अब क्वेश्चन ये बनता है कि समुद्र की ऊपरी सतह पर पौधा चलता है, तो अब ये चलता है तो अब हरे होते हैं तो गमन कर सकता है फ्लैजिला से। तो पूछा जाता है फाइटोप्लैंक्टन, पिछली बार टेट में पूछा गया प्रश्न है, पिछली बार 2020 का, कि फाइटोप्लैंक्टन
कहां, मतलब फाइटोप्लैंक्टन क्या है, तो हमारे कैसे डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब क्या है, तो ऐसे जीव जो समुद्र की ऊपरी सतह पर, ऐसे पौधे, ऐसे जीव नहीं, ऐसे पौधे जो समुद्र की ऊपरी सतह पर तैरते हैं या चलते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन। बोलो यहाँ पे सारी बात समझ में आई कि नहीं। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा यूग्लिना वाला। तो यूग्लिना क्या होता है हमारा, कुछ इस तरीके से यूग्लिना होता है, इसमें एक नॉच होती है, अब यहां से एक फ्लैजला निकला होता है, यहाँ पे एक बड टाइप की होती है, ये हमारा कुछ इस तरीके यूग्लिना होता है। यूग्लिना से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस इतना पूछा जाता है कि जंतु जगत, क्वेश्चन क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जंतु जगत व पादप जगत, पादप जगत के बीच की कड़ी, के बीच की कड़ी क्या है, जंतु जगत एवं पादप जगत के बीच की कड़ी अगर पूछ ले तो यूग्लिना होता है। क्या होता है बच्चों, यूग्लिना। तो यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जू फ्लैजिलेटा आपको पढ़ना नहीं है, सिलिएटा, सिलिएटा में क्या होता है, ऐसे जीव होते हैं जिसमें सीलिया होते हैं, सीलिया मतलब रोमाप, जिसमें रोए होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं, सीलिया छोटे होते हैं। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं बिल्कुल ऐसे ही। सार्कोडिना में कुछ नहीं होता है, अमीबा के आकार के जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज, इसके विषय में इतना ज्यादा हमें डीपली नहीं पढ़ना, यहां से बस एक क्वेश्चन ये पूछा गया इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर में देखे तो मैंने बताया कि स्पोरोजोआ के अंतर्गत आने वाले सभी जीव कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। एक भी प्रश्न आपका बच्चों बच के जाने नहीं दूंगा मैं, जितना होगा यहाँ से मोस्ट, हर एक लाइन से एक क्वेश्चन है तो ये बहुत डीपली, इसको डीपली नहीं पढ़ना, मैं ज्ञान से ज्ञानी नहीं, साथ से सफल बनना है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको एक जो है बेस बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। और हम अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं कि किस प्रकार से जंतुओं का विभाजन हुआ, पादपों का विभाजन हुआ। तो जब जंतु और पादप के लक्षण एक साथ आ गए तो हमारा यूग्लिना है। यूग्लिना क्या है, इसमें फ्लैजिला होता है इसलिए गमन करता है, चल लेता है, इसमें हरित लवक होता है इसलिए प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। बोले बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया, इतनी बातें क्लियर हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और सभी अपने मित्रों को बताइए कि ल्यूसेंट जो है एकदम अपडेट तरीके से शुरू हो गई है, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आपकी ल्यूसेंट को पढ़ाया जा रहा है। इतना डीपली कंटेंट इतनी अच्छी तरीके से कोई अगर और चैनल में पढ़ा रहे हो तो आप वहां भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हम मतलब बहुत ज्यादा वादा तो नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारा पूरा प्रयास है कि किसी भी चैनल में आपको ये कंटेंट बायोलॉजी का आपको नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है, निश्चित रूप से अपने ऊपर ये पूर्ण विश्वास है। तो आप इस चीज को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये आपको इससे क्या होगा, पूरा बेस आपका तैयार हो जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।